ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सी टेट, रीड, यूपी टेट, एचपी टेट, एमपी टेट और यू टेट। मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है या यही क्वेश्चंस आपसे किसी और फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको आगे के आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो चाहे आपका रीड का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने जो आपकी इवोल्यूशन प्रोसेस है उसको ट्रायंगल प्रोसेस बताया है। मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, क्रथवोल्ड। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पांस होगा बेंजामिन ब्लूम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, जिन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है, मतलब ट्रायंगल बताया, जिसमें आपके शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन को इंक्लूड किया गया था। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ इवेल्यूएशन। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया भी गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड आपका मूल्यांकन, इवेल्यूएशन, या इसको बिहेवियरल चेंजेस भी बोल सकते हैं। थर्ड आपका टीचिंग एक्सपीरियंसेस। फोर्थ आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस या अधिगम अनुभव। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका है शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है या ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। असेसमेंट ऑन कंप्लीटिंग द सेशन। जब सेशन एंड होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर हो सकता है वहाँ पर, या एनुअल एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवेल्यूएशन। थर्ड आपका निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, और लास्ट आपका संकलनात्मक मूल्यांकन या जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, समेटिव इवेल्यूएशन। तो जो सत्र के समाप्ति पर या आपके सेशन के एंड होने पर या आपका सेमेस्टर एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवेल्यूएशन। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट आकलन के बारे में बताना है क्या होता है। बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना, मतलब कंपटीशन को बढ़ाना। सेकंड आपका सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, बच्चों को प्रेशराइज करना, ठीक है, सीखने के लिए। थर्ड आपका सीखने में सुधार का एक तरीका। फोर्थ आपका बच्चों को लेबल करने या वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति। तो जो आपका असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, उसका कार्य होता है सीखने में सुधार का एक तरीका, जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल जब आप क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, जब आप उनसे क्विक क्वेश्चन करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट में या कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के टाइम में आपने पढ़ाया, आप बच्चों का वहाँ पर रिस्पांस लेते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया है। आप रिस्पांस इसलिए लेते हैं कि जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, बच्चों का वहाँ पर पार्टिसिपेशन किस टाइप का और किस हद तक, किस लिमिट तक बच्चे वहाँ पर सीख रहे हैं। आपको पता लगेगा बच्चे रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, मतलब बच्चों ने रुचि नहीं ली या बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आया, तो दोबारा आप फिर उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे जिससे को बच्चों को वहाँ पर समझ आए। तो क्या है असेसमेंट आपका सीखने में सुधार का एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। जो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कौन सी एबिलिटी को असेस करते हैं। सही उत्तर पहचान करने की, रिकग्निशन। सेकेंड आपका सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, रिकॉल। सही उत्तर निर्माण की, कंस्ट्रक्ट। सही उत्तर की व्याख्या करने में या एक्सप्लेन।
तो जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो बच्चों की एबिलिटी को असेस करते हैं, कौन से सही उत्तर पहचान करने की योग्यता या रिकग्निशन की वहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। सेकंड, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। थर्ड, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। फोर्थ, आपका ग्रेड्स प्रदान करना। जो बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की या निर्माणात्मक मूल्यांकन की, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका प्रगति, बच्चों की प्रोग्रेस को जानना, वहाँ पर प्रोग्रेस को चेक करना, किस लिमिट में बच्चों ने वहाँ पर सीखा है। अगर कुछ बच्चों ने नहीं सीखा है तो क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स आई उनको, वो सीख नहीं पाए, उनको हम वहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और रेमेडियल क्लासेस की हम वहाँ पर बात करेंगे, उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रगति पर गौर करना, उनकी प्रोग्रेस को जानना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, किस तरह से हम उनको रीट्रीटमेंट देंगे जिससे कोई टॉपिक उनको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब इसे हम कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं और उसी टेस्ट को हम मतलब पहली बार हमने लिया है 15 दिन में, फिर हम लेते हैं 30 दिन में, फिर हम उसके बाद लेते हैं, उसके जो स्कोर हैं उनमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, नन ऑफ द अबव या कोई नहीं। तो हम इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। जब एक परीक्षण हम बार बार किसी बच्चे पर अप्लाई करते हैं, किसी टारगेट ग्रुप पर अप्लाई करते हैं और उनके जो स्कोर होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से लाभ है। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, पूर्ण विषय सामग्री का समावेश, पूरा कंटेंट इसमें कवर हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। सेकंड, तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। थर्ड, निर्माण आसानी से किया जा सकता है। फोर्थ, अंक प्राप्त करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट को हम इंक्लूड कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 10 चैप्टर हैं या 20 चैप्टर हैं तो वहाँ पर हम 20 चैप्टर को समराइज़ करके उनके जो मेन टॉपिक होंगे, जो मेन कंटेंट होंगे, उनके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस बनाकर पेपर में रख सकते हैं। भाई अगर आपका सब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, हम 4 लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ पर 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 चैप्टर हैं तो हम वहाँ पर 100 वहाँ पर क्या लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे या शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे, तो हम उतने कंटेंट को कवर नहीं कर पाएंगे। कंटेंट को हम कवर कर पाएंगे किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विषय सामग्री का समावेश, मतलब हम इंटायर सब्जेक्ट या कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पर, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया। नीड थ्योरी किसने दी गई, आपके एडलर ने, युंग ने, मास्लो ने, वाटसन ने। तो जो आपकी नीड थ्योरी है, प्रीवियसली वीडियोस में हमने बात की है, पर्सनालिटी में भी हमने बात की है, तो यहाँ पर आपका राइट रिस्पॉन्स होगा मास्लो, जो कि अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पर, जन्म के समय शिशु में संवेग होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन से इमोशन उसके पास होते हैं, प्रेम, क्रोध, दया, उत्तेजना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास प्रेम भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं होता, दया भी नहीं होता, उसके पास होती है उत्तेजना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे यहाँ पर, वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ पर बात हो रही है वाइगोस्की की, जिनका सिद्धांत है सोशल कल्चरल थ्योरी। इन्होंने किसकी भूमिका पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया है, सामाजिक, वंशानुगत,
मानसिक, शारीरिक। तो वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक भूमिका पर सबसे ज़्यादा बल देता है। तो यहाँ पर आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो सोशल आपका बैकग्राउंड है, उसकी बात यहाँ पर की है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बच्चे कैसे सीख सकते हैं इनमें से, ठीक है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, आपका सत्य है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, गलत है आपका। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मतलब अंदर से मोटिवेट होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं, सत्य है आपका। ठीक है, लास्ट आपका, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला है वो सत्य नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे कक्षा में ही सीखेंगे, बच्चे घर में भी सीखेंगे, बच्चे सोसाइटी में भी सीखेंगे। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन है आपका, या इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हम इनको रख सकते हैं। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, मतलब अगर वो बच्चा विकलांग है तो हम उसको स्पेशल स्कूल में ही प्लेस कर दें। सेकंड, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना। थर्ड आपका, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। फोर्थ, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ में चर्चा करनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखो, स्पेशल स्कूल में उसको भेजना नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की, जहाँ पर किसी भी प्रकार के सेग्रेगेशन की बात नहीं की गई है, अलगाववाद की बात नहीं की गई है। बच्चे को नॉर्मल स्कूल में ही हम नॉर्मल बच्चों के साथ में उसको एजुकेशन देंगे, वो देंगे राइट टू एजुकेशन के थ्रू। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, मतलब दो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो लैंग्वेज को सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियाँ करेंगे। अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, डेवलपमेंट्री, सरलीकरण, उपयुक्त 1, 2, 3 में से कोई नहीं। तो जब दो यहाँ पर बच्चे हैं, दो विद्यार्थी हैं, दो भाषा को सीख रहे हैं, एक वो बच्चा जिसकी मातृभाषा है और एक वो बच्चा जिसकी मातृभाषा नहीं है, वो सेकेंडरी लैंग्वेज है वहाँ पर। तो दोनों कौन सी गलतियाँ करेंगे, दोनों गलतियाँ करेंगी वहाँ पर विकासात्मक या डेवलपमेंट्री। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं। जॉन डीवी का क्वेश्चन है आपका। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश 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 संस्थान है और शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है आपकी, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में होती है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और स्कूल एक सामाजिक संस्थान है। तो आपका दोनों में सामाजिक हो जाएगा, मतलब जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा जो है आपकी वो सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जॉन डीवी का ही है आपका। जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए अनुसंधान, रिसर्च के लिए, भावी जीवन, फ्यूचर लाइफ के लिए, वर्तमान जीवन, प्रेजेंट टाइम के लिए, उद्यमिता, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आपका जॉन डीवी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए वर्तमान जीवन के लिए, क्योंकि जो प्रयोजनवाद है आपका, प्रेगमेटिज्म है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके करंट लाइफ के ऊपर बेस्ड हैं, वर्तमान जीवन के ऊपर हैं। वो उद्देश्य जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग इनके उद्देश्य भी चेंज हुए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, वर्तमान जीवन। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं यहाँ पर। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। प्लेसमेंट, सारांश, सतत, नैदानिक। तो जो अधिगमकर्ता होते हैं आपकी, उनकी कमियों को जानना, उनकी कठिनाइयों को जानना, आइडेंटिफाई करना, वो आपका मूल्यांकन होता है। नैदानिक जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की गिरावट आती है, पावर में, गति में,
गुणवत्ता में, मात्रा में। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो उनकी गति में गिरावट आती है, उनकी स्पीड वो नहीं रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे, एक बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, चाइल्डहुड में होता है, तो उसकी जो सीखने की गति होती है तीव्र होती है। जैसे वो किशोरावस्था में जाता है तो किशोरावस्था में आपका पूरा मेंटली डेवलपमेंट हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, आपकी स्पीड और बढ़ जाती है। उसके बाद में एक स्टेज आती है जब आप एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद 25, 26, 27 के बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी जो सीखने की गति होती है उसमें गिरावट आती जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल है यहाँ पर आपका, ठीक है, मिस्टेक हो गया। क्रोनोलॉजिकल एज और शिष्य की मानसिक आयु मेंटल एज दोनों 7 वर्ष है, तो बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। देखो आपका जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो आपका 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो जो आईक्यू आएगा वो आएगा 100 आपका रहेगा सामान्य बुद्धि में, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा यहाँ पर, 20 है हमारा यहाँ पर। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अज्ञान का, कठोरता का, पुरस्कार का, प्रशंसा का। यहाँ पर बात हो रही है राइट रिस्पॉन्सेस को बढ़ाना, और जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपका, डिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसको अचीव करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए? कठोरता का, पुरस्कार का, प्रशंसा का। तो यहाँ पर हम देखो, अज्ञानता का तो कोई मतलब ही नहीं है, कठोरता की भी कोई बात नहीं। पुरस्कार हम हर स्टेज पर बच्चों को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए टीचर जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ने वहाँ पर राइट रिस्पांस दिया है, तो वहाँ पर आप ट्रॉफ़ी लेके नहीं जा रहे हैं कि बच्चे ने राइट रिस्पांस दिया और आपने उसको ट्रॉफ़ी वहाँ पर थमा दी। ट्रॉफ़ी देने का टाइम कब आता है? जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे नंबर गेन करता है, मेरिट लिस्ट में आता है, तब तो आप उसको प्राइज़ देते हैं, वहाँ पर पुरस्कार देते हैं, रिवार्ड देते हैं। लेकिन जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं, जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, तो बच्चा वहाँ पर राइट रिस्पांस देता है, तो हम वहाँ पर बच्चे की प्रशंसा करते हैं, बच्चे की बढ़ाई करते हैं, जिससे कि उसकी सही प्रतिक्रिया, राइट रिस्पांस और बढ़ते हैं और डिज़ायरेबल बिहेवियर को हम वहाँ पर अचीव कर पाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आज हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि रीट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के नेक्स्ट 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू।